दोस्तों, मैं प्रवीण ओझा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्र में। आज हम यहाँ कक्षा 12 इतिहास के अध्याय 2 के राजा किशन और नगर के यूनिट 2.1 यानी 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम इसकी सारी संपूर्ण जानकारी को पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, तो सब चलिए आज हम बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 16 महाजनपद। ठीक है, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इस काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म अध्याय 4 के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपदों के 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। इसका मतलब यह है कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। मतलब जो आरंभिक भारतीय इतिहास है उसमें जो 6वीं शताब्दी के बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को क्या माना जाता है? एक परिवर्तन काल माना जाता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन काल माना जाता है, परिवर्तन काल। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों यानी नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। तो जो बढ़ता हुआ जो परिवर्तन काल है उसको किससे जोड़ा जाता है? नगरों के विकास से, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन धर्म विभिन्न दार्शनिक विचारधारा का विकास हुआ। मतलब इसी में क्या हुआ, 6वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ? बौद्ध और जैन धर्म का क्या हुआ? विकास हुआ। ठीक है, इसके बाद आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो हम 4 पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलेगा। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है। मतलब जो महाजनपदों की जो सूची है, मतलब जो इन ग्रंथों में क्या है? समान नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम इस 16 महाजनपदों में बहुत सी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद आरंभिक महाजनपद 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, ये हमारा हो गया। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, गुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम आप प्राय मिलते हैं। इनसे यह स्पष्ट होता है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। मतलब जब जहाँ पे हमारे जो नाम है आए हैं कि बज्जी, मगध, कौशल, गुरु, पांचाल, गांधार और अवध यानी अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं। मतलब जो हमारे 16 महाजनपद हैं उनमें से ये सारे महाजनपद क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। ठीक है, क्या होता था कि जो हमारे 12 जनपद थे यानी 16 महाजनपद थे, जिनमें से 12 अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। ठीक है, इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल पहले बने रहे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। जैसे अगर हम 16 महाजनपदों की विशेषता अगर हम लिखेंगे तो उसमें एक पॉइंट हमारा ये बन जाएगा कि प्रत्येक महाजनपद की क्या होती थी? एक राजधानी होती थी, जो प्राय किले से घेरा जाता। मतलब जो प्राय क्या होती थी? किलों से घिरी होती थी। ठीक है, किलेबंद राजधानियों के रखरखाव
और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होती थी। ठीक है, लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। एक हमारा मेन पॉइंट ये हो जाएगा कि छठवीं शताब्दी में ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि ये हमारा एक मेन पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ग से ही होंगे। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। मतलब जो शासकों का वो काम होता था वो क्या होता था, किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर यानी टैक्स वसूलना होता था। क्या क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर के रूप में कुछ लिया जाता था? हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपने स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट हो गया है कि 16 महाजनपद क्या था। अब हम इनसे मेन मेन पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट जो बनेगा वो होगा क्या कि आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है, जो हमारा पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा पॉइंट इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहेर बढ़ते शिखर से जोड़ा जाता था। मतलब जो हमारा इस काल को प्राय आरंभिक नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों को विकास के लिए जोड़ा जाता था। ठीक है, अब इसमें हम मेन मेन पॉइंट और ढूंढे, जैसे विशेषताएं। तो इनमें क्या होता था, लेकिन बज्जी, मगध, कौशल, गुरु, पांचाल, गांधार, अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं। ठीक है, किसमें मिलते हैं? यद्यपि महाजनपदों की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन बज्जी और ये हमारे नाम मिलते हैं। इसमें एक हमारा मेन पॉइंट ये हो गया। इसके बाद उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। ठीक है, अधिकांश महाजनपदों पर क्या होता था, राजा का शासन होता था। तो एक हमारा मेन पॉइंट ये हो जाएगा कि अधिकांश महाजनपदों पर किसका शासन होता था? राजाओं का शासन होता था। ठीक है, इसके बाद गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ठीक है, तो एक हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा कि गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। ठीक है, एक हमारी लाइन ये होगा। इसके बाद इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति क्या होता था? राजा कहलाता था। इसके बाद में हमारा भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। तो एक पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध क्या थे? इन्हीं गणों से संबंधित थे। ठीक है, इसके बाद में बज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक सब फालतू की बातें हैं। इसके बाद में अब हम नीचे पढ़े तो हमारा नीचे भी बहुत पॉइंट मिलेंगे, जैसे कि राजा कौन था, कहाँ से था। इसके बाद हमारा एक मेन की पॉइंट ये हो जाएगा, प्रत्येक महाजनपद की क्या होती थी? राजधानी होती थी। एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि प्रत्येक जो महाजनपद की होती थी एक राजधानी होती थी, और जो क्या होती थी? प्राय किले से घेरा जाता था। ठीक है, इसके बाद हमारा जिसमें अगला पॉइंट नीचे आएगा, अगर हम इसमें भी पॉइंट ढूंढे तो इसमें भी हमको बहुत पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, और नौकरशाही के लिए बाहरी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती। लगभग छठी
शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों और धर्म। हाँ, तो एक हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा कि लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की थी। ठीक है, इसके बाद में और इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ग से ही होंगे। जो शासकों का काम था वो क्या होता था, शासकों का काम क्या होता था, किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों तथा भीड़ वसूलना माना जाता था। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी के रूप में भी कर लिया जाता होगा या कुछ कर लिया जाता होगा। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट था एक 16 महाजनपद। अब हम इस 16 महाजनपदों की विशेषताएं वो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।